जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। और आज हम लेकर के आए हैं जो हमारी रीट की परीक्षा, अभी हमारी परीक्षा होने वाली है। जब बताते हैं अप्रैल के महीने में शायद अपनी जो परीक्षा है वो हो जाए। तो आप सभी के लिए मैं कामना करता हूं कि आप सभी सफलता की ओर बढ़े। देखो, हमें पता है इस बात का कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो पढ़ेंगे नहीं और जीतेंगे भी नहीं। तो इसलिए हमें लड़ना ज़रूरी है, हमें संघर्ष करते रहना है। और जो व्यक्ति अपने मन और दृढ़ निश्चय से जो इस लड़ाई में लड़ता रहेगा वह जरूर अपने निष्कर्ष पर पहुंचेगा। ठीक है, तो फिर आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारी रीट के जो पीछे जो अनेक सालों में परीक्षा हुई है उनमें से, जैसे मैं हमेशा डालता हूं एग्जाम प्रश्न पत्र को डालता हूं, उसी प्रकार मैं आज भी आपके सामने 14 प्रश्नों को लेकर के आया हूं और रीट के ही प्रश्न हैं। तो याद रख लेना, सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल इनमें से मैं कुछ नहीं लिखने वाला, क्योंकि हमेशा याद रख लेना जो फर्स्ट लेवल में है वो ही सेकंड लेवल में है। क्यों, इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। संस्कृत कहीं अलग नहीं होती, केवल और केवल शब्द ही चेंज होते हैं। संस्कृत की व्याकरण सेम होती है। किसी को क्री धातु पूछ ली तो किसी को पश्य धातु पूछ ली, ये सारी बातें हमें याद रखनी योग्य होती है। तो हमें हर चीज का ज्ञान लेना होगा और आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ें और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से गौर कर लें, जिससे आपको निश्चित रूप से याद रहे और परीक्षा के अंदर आते तुरंत आप लिख दें। तो ये मेरी मनोकामना है कि आप सफलता को प्राप्त करें। और रीट के जो पेपर हैं उनको हम निरंतर डालते रहेंगे। अभी मैं बीच के अंदर कुछ अन्य भी धार्मिक बातों को लेकर के आता हूं, तो आप उनको भी देखिए, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपके मन में शांति भी पैदा होगी। कुछ हमें यह भी पता है कि परमात्मा की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि हमारे जो परमात्मा है, जो भी हैं, उन सबको भी हमें स्मरण करते रहना है। बिना परमात्मा के, बिना गुरु के और बिना माता पिता के आशीर्वाद के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज का जो अपना पेपर है वो क्या कहता है। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रश्नों को पढ़ते रहिए। वो रीट के लिए होगा, केवल हमारे रीट के लिए, क्योंकि हम अगर पुराने प्रश्नों को अगर खंगोलेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको याद करके और उनको देखेंगे एग्जाम्पल की तरह, तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। ये तो हमें सबको पता है कि हम अगर एग्जाम्पल को ज़्यादा पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा याद होता है। और आपने जितना पढ़ा है आज तक अपने इस चैनल पर या फिर अन्य किसी चैनल के ऊपर आपने पढ़ा है, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होता है कि हमने क्या पढ़ा है और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो नए एग्जाम देने के लिए आए हैं, नए विद्यार्थी हैं, तो उनको भी यह अनुभव हो जाएगा कि पेपर कैसा आता है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और संस्कृत को हल कैसे किया जाता है। चलिए फिर देख लेते हैं अपना जो प्रश्न का पहला प्रश्न है वो क्या कहता है। ठीक है, तो पहले प्रश्न में कहता है उ स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति। उ स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति। ऑप्शन है कंठ, तालु, मूर्धा, औष्ठ। उ स्वरस्य उच्चारण स्थान क्या है? तो अगर आपने पढ़ा है तो आप जल्दी कमेंट में लिख करके जरूर बताइए कि क्या पढ़ा है आपने। उ स्वर का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ओष्ठो। ठीक है, उस जो हमारा स्वर है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठो। ठीक है, आगे वाले में रीश्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति। रीश्वर का उच्चारण स्थान होता है, तो ऑप्शन में दे रखा दंता, जीवा, मूर्धा, कंठ। तो देखो रीश्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप साथ साथ में मेरे कमेंट में जरूर आप अपने उत्तर लिख करके भेजोगे, जिससे मेरे बताने से पहले आप उत्तर लिखोगे, जिससे मुझे यह पता चलेगा कि आपने अभी तक चैनल पर कितना कुछ स्मरण किया है, कितना कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो रीश्वर का उच्चारण स्थान होता है ऑप्शन नंबर सी, मूर्धा। ठीक है, रीटो रसाणाम मूर्धा। फिर कहता है च वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। देखो याद रख लेना, प्रश्न क्या पूछा उसने, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? भूखम, हस्तौ, तालु, दंता, इस प्रकार के भी ऑप्शन आएंगे। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? इचु यसानाम तालु। तो ऑप्शन नंबर सी तालु हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर कहता है
बालकः शब्दस्य तृतीय एक वचन रूपम भवति। बालक शब्दस्य तृतीय एक वचन रूपम भवति। बालक शब्द है, इसका रूप चलाना है तो तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या होगा? तो क्या कहता है? बालकेन, बालकेन, बालकैहि, बालकाभि। आई समझ में बात? तो आप उत्तर जरूर बताएं। बालक शब्द की तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या होगा? बालकेन, बालकेन, बालकैहि या बालकाभि। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, बालकेन। ठीक है, बालकेन नाम का जो ऑप्शन है हमारा वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं आगे के 5 नंबर प्रश्न पर। क्या कहता है? पितृ शब्दस्य द्वितीय बहुवचने रूपम भवति। पितृ शब्द है, द्वितीय बहुवचन बताना है, क्या होगा पितृ शब्द रूप के बारे में। देखो मैंने शब्द रूप वगैरह वगैरह यानी अपने रीड का पूरा सिलेबस मैंने आपको डाल रखा है चैनल के ऊपर। आप प्लेलिस्ट में, अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के अलग अलग ऑप्शन में मैंने दे रखा है, कहीं पर संधि है, कहीं विसर्ग है, कहीं कुछ भी है, यानी हर मैंने अलग अलग ऑप्शन अलग अलग डिवाइडेशन किया हुआ है उनका, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो इसने कहा पितृ शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या होगा? तो कहता है पितरम, पितु, पितरीन, पितरान। कौन सा ऑप्शन सही होगा पितृ शब्द का? अगर आपने याद किया है तो बताइए जल्दी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सी, पितरीन। पितरीन जो शब्द है वो पितृ शब्द का सही होगा। फिर कहता है युष्मद् शब्दस्य पंचमी एक वचने रूपम भवति। युष्मद् शब्द की पंचमी एक वचन में रूप होता है। ठीक है, तो क्या होगा? कहता है युष्मत्, युष्मभ्यम, त्वद, त्वयि। तो याद रख लेना, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं और कॉन्फिडेंस के चक्कर में ये कहते हैं ऐसे प्रश्न हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें याद है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न हमें मात देते हैं। कहते हैं इसीलिए तैराक ही डूबता है, और जिसको ये लगता हो कि मेरे को ये ज्यादा याद है वो वहीं पर जाकर के फंस जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रख लेना, हर चीज को आपको गौर से पढ़ना है। तो कहता है युष्मत् शब्द की पंचमी एक वचन रूप होगा, क्या होगा? युष्मत्, युष्मभ्यम, त्वद या त्वयि। तो होगा युष्मत्। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आगे क्या कहता है? गुरवे इति रूपम अस्ति। गुरवे, गुरवे जो शब्द है इसका रूप है चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचनस्य, षष्ठी एक वचन, तृतीय एक वचनस्य। तो गुरवे जो शब्द है, गुरवे, वो गुरु शब्द रूप के अंदर कौन सा विभक्ति है तथा कौन सा वचन है ये बताना है। तो गुरवे कौन सा आता है? जल्दी बताइए, बताइए बताइए, या कौन सा होगा? चतुर्थी एक वचन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है दृष्ट धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपमस्ति। फिर दोबारा एक बार और सुन लीजिए, दृष्ट धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपमस्ति। दृष्ट धातु है, लट लकार है, लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा। देखो धातु क्या है? दृश्य है। लकार कौन सा? लट यानी वर्तमान काल है, और उसका पूछा क्या है? बहुवचन पूछा है। ठीक है, दूसरी बात आपको साथ साथ में प्रश्न देखने को भी मिलते हैं, तो मैं साथ में बोल करके भी बताता हूं। द्रव्यति, द्रक्ष्यन्ति, पश्यति, पर्यन्ति। तो दृश्य धातु है, दृश्य धातु का रूप किसकी तरह चलता है हमेशा याद रख लेना, लट और लिट में तो दृक्ष की तरह चलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, दृक्षन्ति। ठीक है, क्या हो जाएगा? दृक्षन्ति। फिर कहता है आगे शेव धातु लंग लकारे उत्तम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। शेव धातु है, लंग लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? कहता है असेव, असेवत, असेवंत, असेवे, असेवथः। तो हमेशा याद रख लेना, हमें गौर से प्रश्न को पढ़ना है। क्या कहता है? शेव धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन तो हमेशा याद रख लेना, ए तो हमेशा लंग लकार में जुड़ता ही है, जिसे हम भूतकाल कह देते हैं। लेकिन अब इसको हमें किस प्रकार पढ़ना है, तो मैंने धातु रूप आपको अलग अलग बताए हैं और अलग अलग तरीका भी बताया, उसको याद करने की ट्रिक भी बताई है। तो आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए वहां जाकर के। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा असेवे। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है? पा धातो विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम। कहता है पा धातु है, विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा?
तो विधिलिंग लकार आ गया तो हमें पता है एत, एताम, एयु, इस प्रकार इसका रूप चलेगा। ठीक है, धातु गुण से पा है तो पा का धातु चलता है पीयू की तरह, ये भी हमें याद है। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, कहता है पिवेत, जिसके नीचे हलंत है, पिवेत, पिवेत, पिवेतम, पिवेम। तो अब पा धातु विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष एक वचन क्या हो जाता है, पिवेत। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और दे रखी है, इसने एक वचन दे रखा है, न कि मध्य वचन या फिर बहुवचन दे रखा है। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, अस धातु लृट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भवति। अस धातु है, लृट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन पूछा इसने। तो अस धातु है जो किस प्रकार चलता है, तो हमेशा याद रख लेना, अस धातु का अस्तित्वान्ति की तरह भी चलता है और भविष्यति की तरह भी चलता है, लेकिन इसमें हर चीज में अलग अलग कंडीशन होती है। यहां पर हमें क्या पूछा है, अस धातु पूछा है। अस धातु का किस प्रकार चलता है वो भी बता देता हूं। कहता है ऑप्शन देखिए, अस्ति, अस्तौ, भविष्यति या भविष्यन्ति। अस धातु का अर्थ क्या होता है, अस धातु का रूप कैसे चलता है, भू की तरह चलता है। तो भू का मतलब भव की तरह, और भव के अंदर लिट लकार में क्या चलेगा, हमें पता है भू प्लस में इष्यति जोड़ेंगे तो भविष्यति बनेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 नंबर से ही हो जाएगा भविष्यति। ठीक है, फिर आगे इसने दे रखा थ व्यंजनस्य उच्चारण स्थानम भवति। थ माने थर्मस, थर्मस का जो व्यंजन है हमारा, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा। इसने कहा है तालु, मूर्धा, कंठा, दंता। तो आप जरूर बताएं क्या होगा इसका, दंता। ठीक है, क्या होगा, दंता। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। उसके बाद में इसने आगे वाला प्रश्न दिया है 13 नंबर का, उसमें खालिस्तान दे दिया, और खालिस्तान देख रही कहा है सह बालका गच्छति अत्र रिक्त स्थाने शुद्ध रूपम भविष्यति। देखो सह बालका गच्छति, इस आगे जो इसके रिक्त स्थान है उसके अंदर आपको शुद्ध रूप भरना है, और अब शुद्ध रूप भरने के लिए आपको कारक पढ़ने बहुत जरूरी है। मैंने कारक के अंदर हर विभक्ति को अलग अलग रूप में और किस प्रकार किस में क्या आएगा ये मैंने बता रखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप खुद दोगे, जिससे मुझे ये नीचे वाले 2 प्रश्न हैं उसके प्रश्न के उत्तर आप खुद दोगे, और जो उसका प्रश्न सही हो या गलत देगा और मेरे से पूछेगा तो मैं उसको जरूर उत्तर दूंगा। और ये मैंने अगर आपने कारक पढ़े हैं तो आपको निश्चित रूप से पता है कि सह बालका गच्छति, सह के योग में क्या आता है। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा पिता, पितरम, पित्रा, पितरे। ठीक है, तो अब पितृ शब्द का आपको रूप चलाना है, शह के साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है वो देखना है, और आपको उत्तर मिल जाएगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर कहता है बालकेन मोदकम रोचते, बालकेन मोदकम रोचते अत्र रेखांकित पदे शुद्ध एवं भविष्यति। देखो यहां पर रेखांकित नहीं दे रखा है, तो बालक जो शब्द है उसके अंदर ही बताया गया है। बालक शब्द जो है उसका शुद्ध रूप लिखना है हमें, तो ये भी मैंने कारक में बता रखा है आपको। अगर आपको रूप याद है, अगर आपने मेरे द्वारा पढ़ाए हुए कारक पढ़े हैं और उसके अंदर आपने कोई चतुर्थी विभक्ति को पढ़ा है, रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है उसको पढ़ा है, तो आप अवश्य ही इसको शुद्ध रूप दे सकते हो। तो बालकेन जो शब्द दे रखा है, बालकेन मोदकम रोचते, तो बालकेन शब्द के नीचे जो वो रेखा है, जो रेखा इन्होंने दे नहीं रखी है। ठीक है, तो बालकम बालकाया बालकात बालकस्य, तो ये जो ऑप्शन है आपका, इन ऑप्शन में से ढूंढ करके आपको उत्तर देना है। तो 13 नंबर और 14 नंबर जो प्रश्न है इनके उत्तर आपको स्वयं को देने हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं उसी को बताऊंगा जो कमेंट में लिख करके सही या गलत प्रश्न जैसी उसके अंदर क्षमता है वैसा उत्तर देगा, तब मैं उसे सही और गलत का उत्तर दूंगा। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा, आप अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने सही दिशा निर्देश को आप पालन करते रहिए, और इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में आगे वाले प्रश्न लेकर के, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।